नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाई। तो कहां पर मनाई? लेपचा में, हिमाचल प्रदेश के लेपचा में प्रधानमंत्री जी ने दिवाली अब की बार कहां पर मनाई? 2023 के अंदर हिमाचल प्रदेश के लेपचा में। तो पूरी जानकारी क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के लेपचा में बहादुर जवानों को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित लेपचा चेकपोस्ट चीनी सरहद से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? सिर्फ 2 किलोमीटर। इस पोस्ट में फ्रंट लाइन पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और आर्मी के जवान तैनात हैं। प्रधानमंत्री ने साल 2014 में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में 2014 में सियाचिन में, वर्ष 2015 में पंजाब के अमृतसर में, वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सैनिकों संग दिवाली मनाई थी, वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में, 2018 में उत्तराखंड के केदारनाथ और वर्ष 2019 में जम्मू संभाग के राजौरी से सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 में दिवाली राजस्थान के जैसलमेर में, वर्ष 2021 में जम्मू संभाग के राजौरी जिला के नौशहरा में और वर्ष 2022 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में दिवाली मनाई थी। और 2023 में कहां पर मनाई? हिमाचल प्रदेश के लेपचा में। तो इस प्रकार से ये डिटेल बताई गई है, इसको आपने अच्छी प्रकार से देखना है, समझना है और याद करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का 4 दिवसीय आयोजन दिल्ली में शुरू किया गया। तो कहां पर किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का 4 दिवसीय आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। विशेष जानकारी क्या है? नई दिल्ली में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में भारत सहित 36 देशों के प्रतिनिधि और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा निजी क्षेत्र के पशु चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 4 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेंगे? पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी करने का निर्णय मई 2023 में पेरिस में WOAH के प्रतिनिधियों की विश्व सभा में 90वें आम सत्र के दौरान किया गया था। तो आगे देखते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम से ऋण लेने वाले दिव्यांगजनों के लिए ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। तो सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के ऋण लेने वाले दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी है? ब्याज में 1% की। सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम NFDC से कर्ज लेने वालों दिव्यांगजनों को ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। क्यों की गई है? यह निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव कौन है? राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम करना और ऋण चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान में नया द्वीप उभर कर सामने आया। तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कहां पर नया द्वीप उभर कर सामने आया है? जापान के अंदर। जापान जो अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों और भूवैज्ञानिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, हाल ही में अपने द्वीप समूह में एक और द्वीप के जन्म का गवाह बना है। एक नया द्वीप बना वहां पर। यह घटना ओगासावारा द्वीप श्रृंखला से इवोटो द्वीप के पास ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला के कारण घटित हुई, जो देश के भूगोल की गतिशील प्रकृति को दर्शाती है। एक नए द्वीप का उद्भव
अक्टूबर में शुरू हुए समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। इवोटो द्वीप ओगासावारा द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है। टोक्यो से लगभग 1200 किलोमीटर दूर यानी 745 मील दक्षिण में है। ये टोक्यो से लगभग कितनी दूर है? 1200 किलोमीटर। गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने फिनलैंड को वायु रक्षा प्रणाली बेची। तो गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो इसको फिनलैंड को। इजराइल ने गाजा में भारी हवाई हमले जारी रखे। इसी बीच उसने नए नाटो सदस्य फिनलैंड को 300 मिलियन यूरो से अधिक की प्रमुख वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है। किसको? फिनलैंड को। विश्व बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। कितने की? 150 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने हाल ही में श्रीलंका के वित्तीय और संस्थागत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्याप्त वित्तीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय और संस्थागत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्याप्त वित्तीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? 150। यह समर्थन ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया जब दिया गया जब देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसमें घटते विदेशी मुद्रा भंडार और ईंधन और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन शामिल है। फ्रांस ध्रुवीय अनुसंधान पर 1 बिलियन खर्च करेगा। पृथ्वी की बर्फ की चोटी और ग्लेशियरों की तेजी से हो रही गिरावट से चिंतित फ्रांस अगले दशक में ध्रुवीय अनुसंधान पर 1 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। कितने खर्च कर रहा है? 1 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। किस चीज पर ऊपर का? कि भी जो बर्फ की चोटियां हैं और ग्लेशियर वो क्या है, तेजी से जो कम हो रही हैं, उनकी में गिरावट आ रही है, तो उसको दूर करने ध्रुवीय अनुसंधान पर 1 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने ध्रुवीय देशों और वैज्ञानिकों के साथ एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विनाशकारी बाढ़ से सोमालिया और पड़ोसी देशों में हजारों लोग विस्थापित हुए। विस्थापित यानी कि अपने घर छोड़ने के मजबूर हुए। सोमालिया, केनिया, इथियोपिया गंभीर मानवीय संकट से जूझ रही हैं क्योंकि वे दशकों से सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। कम से कम 29 लोगों की जान चली गई है। कितने लोगों की? 29 लोगों की। और 3 लाख से अधिक लोगों को अपने घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोमालिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कम से कम 29 लोगों के हताहत होने की सूचना दी है। विनाशकारी बाढ़ के कारण 3 लाख से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। भीषण सूखे की अवधि के बाद जो बाढ़ आई है, जिससे क्षेत्र की चुनौतियां और बढ़ गई है। अमेरिकी वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। अमेरिकी वायुसेना के बहुप्रशिक्षित B-21 रेडर बमवर्षक विमान ने अपनी विशिष्ट उड़ान पंख डिजाइन के साथ कैलिफोर्निया के पोमडोल में वायुसेना के प्लांट 42 में एक ऐतिहासिक दिन अपनी उद्घाटन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। हितेश कुमार एस मकवाना बने भारत के महासर्वेक्षक। तो भारत के महासर्वेक्षक कौन बने हैं? हितेश कुमार एस मकवाना। तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है। अमेरिका अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में करेगा $553 मिलियन का निवेश। तो अमेरिका अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में कितना निवेश करेगा? $553 मिलियन का निवेश करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह में स्थित अदानी पोर्ट्स के कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन के बड़े निवेश का खुलासा किया है।
आदित्य L1 ने सोलर प्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे की झलक शेयर की। इसरो को अपने शोर मिशन में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। क्या सफलता? आदित्य L1 मिशन के पेलोड ने सोलर फ्लेयर्स शोर ज्वालाओं की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैद की है। यूबीएस ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 6.3% किया। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि के अनुमान को मामूली बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में व्यापक विस्थापन संकट। उत्तरी किवू डीआरसी के पूर्वी प्रांत में M23 विद्रोहियों और सरकार समर्थित मिलिशिया के बीच अक्टूबर से संघर्ष बदतर हो गया है। यह संघर्ष बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन रहा है और संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM मानवीय स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित है। अक्टूबर 2023 तक डीआरसी में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 6.9 मिलियन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। यह चल रहे संघर्ष और बढ़ती हिंसा का परिणाम है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े आंतरिक विस्थापन संकटों में से एक है। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर है। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस को मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। वर्ष 1947 में 12 नवंबर को महात्मा गांधी आकाशवाणी में पहली और अंतिम बार पधारे थे। संयोग से उस दिन भी दीपावली पर्व था। गांधी जी ने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विस्थापित को संबोधित किया था। उन्होंने लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की थी। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।